डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज ज्योग्राफी के क्लास में एक नया विषय भारतीय उद्योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। जहां तक भारतीय उद्योग इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रश्न है, तो भारत अपने स्वतंत्रता के पश्चात जिन पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसने अधिक महत्व कृषि पर दिया। और इसके पीछे कारण भी था कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश था। स्वतंत्रता के समय जो उत्पादन था कृषि के क्षेत्र में, वो आत्मनिर्भरता के स्तर पर नहीं था। सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या थी, खाद्यान्न संकट था। इसलिए अनिवार्य था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित हो। लेकिन उद्योग भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए हमारे योजनाकारों ने जब 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की, तो उसमें उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और उद्योग में भी जो है वो भारी उद्योगों को, हैवी इंडस्ट्रीज को महत्व दिया। भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज से क्या अर्थ है? तो आमतौर पे भारी उद्योग या हैवी इंडस्ट्रीज में आधारभूत उद्योग आते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज आते हैं। जहां तक आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्रीज का प्रश्न है, तो वो ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जिसपे दूसरे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो लौह एवं इस्पात उद्योग, तो कोई भी मशीनरी आपको बनाना हो, रेलवे ट्रैक ही बनाना हो, या और भी विकास में आगे बढ़ना हो, तो उसमें लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो जब तक हमारे देश में लोहा का उत्पादन या स्टील का उत्पादन नहीं होगा, हमारे देश का औद्योगिक विकास संभव नहीं था। तो इसलिए भारी उद्योगों में 3 लौह इस्पात उद्योग की स्थापना उस समय की गई। और उसके बाद निरंतर फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना आया। उसमें कृषि और उद्योग दोनों को समानुपातिक रूप से महत्व दिया गया, और ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा देश उद्योग के क्षेत्र में संपन्न हुआ। हमारे जो अध्ययन का आज का विषय है कि आज के क्लास से हम शुरू कर रहे हैं कि जितने महत्वपूर्ण उद्योग है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास में हम 2 ही उद्योग का अध्ययन करने जा रहे हैं, एक लौह एवं इस्पात उद्योग और दूसरा जो है वो सीमेंट उद्योग। ये दोनों आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि वर्तमान समय हमारे देश की स्थिति क्या है। जहां तक लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रश्न है, तो अगर इसकी ऐतिहासिकता पर हम लोग दृष्टि डालें, तो भारत लोहा निर्माण में प्राचीन काल से ही परिचित था। आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर जो लोहे का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, वो हिट्टाइट जाति एक थी जो मेसोपोटामिया में रहती थी, और लगभग 1100-1200 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो इसी समय उत्तर वैदिक काल में लोहे का अल्प प्रयोग की शुरुआत हुई। और जो लोहे का अल्प प्रयोग की शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल में, वो कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ, बल्कि आग्नेयास्त्र बनाने में, जैसे तलवार, भाला, गणासा, युद्ध के औजार बनाने में इनका इस्तेमाल हुआ। और इनका जो इस्तेमाल ये लोग करते थे वो पारंपरिक तरीके से, जैसे जो अयस्क पाया जाता था भूमि के अंदर, उसका शोधन वो करते थे। उसके लिए बड़ी भट्टी का निर्माण करते थे, और भट्टियों में शोधन करने के बाद इसके अवशिष्टों को निकाल करके और उसके माध्यम से जो है वो लोहे की किसी सामग्री का निर्माण किया जाता था। एक प्रकार से आप कह लीजिए कि ग्रामीण और कुटीर उद्योग के रूप में लौह उद्योग जो है वो चलता रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब आया, तो कृषि के क्षेत्र में कुछ उपकरण भी बनाए गए, और उससे एक 6ठी शताब्दी में कृषि क्रांति हुई, जिससे अति उत्पादन हुआ। मध्यकाल का जब समय आया, तो इस उद्योग ने और उन्नति की, और लोहे के बहुत सारे सामान, आप बहुत सारे किले मध्यकाल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोहे का गेट लगा हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अस्त्र शस्त्र और कृषि यंत्रों के अतिरिक्त अन्य जीवन उपयोगी यंत्रों का या वस्तुओं का भी निर्माण मध्यकाल में लोहे के माध्यम से होता रहा। लेकिन वो भी
हस्त निर्मित लोहे के माध्यम से। उसके लिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री या प्लांट नहीं लगा। हम लोगों का जो अध्ययन का विषय है वो ये है कि लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधुनिक उद्योग के रूप में स्थापित होता है। आधुनिक उद्योग का अर्थ यह हुआ कि बड़े पैमाने पे लौह इस्पात का निर्माण, तकनीक वही थी, भट्टी में शोधन करना तो भट्टी में शोधन आज भी हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि पहले छोटे छोटे लोहारों की भट्टियां होती थी और अब आधुनिक उद्योग में बड़े पैमाने पे भट्टियों का निर्माण होने लगा, ज्यादा बड़े आकार के भट्टी होने लगे, तो उस वजह से हम उसको आधुनिक उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। तो हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, और इसके तकनीक पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ज्योग्राफी के हिसाब से जो उत्पादन होता है उस उत्पादन पर हम लोग का एक क्लास होगा। ये स्टील का तकनीकी चीजें जो है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम लोग ज्योग्राफी में जो चीजें पढ़ते हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से। तो प्रोडक्शन के हिसाब से जो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि इस उद्योग की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो ये एक आधारभूत उद्योग है, एक बेसिक इंडस्ट्रीज है। आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्रीज का अर्थ ये होता है कि जिस पर दूसरे उद्योग निर्भर हो। जैसे लोहे का जो इंडस्ट्रीज है, लौह इस्पात का जो कारखाना है, वहां क्या होता है, तो जो अयस्क है, हेमाटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब मिट्टी और लौहांश के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। और उस अयस्क में जो लोहे की प्रतिशतता है वो अलग अलग होती है, तो उसको भट्टी में डाल करके उसका शोधन किया जाता है। शोधन में बहुत सारे और तत्वों को शामिल करते हैं और तब जो है उससे लौह पिंड बनता है। अब लौह पिंड जब बन गया तो साइकिल बनाने वाले उद्योग हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाले उद्योग हैं, कार बनाने वाले उद्योग हैं, बाल्टी बनाने वाले उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग होंगे जहां लोहे का इस्तेमाल होता है। तो ये लोग लौह पिंड को खरीद करके ले जाते हैं और फिर अपने कारखाना में उपभोग के बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार। तो ये सब जितने उद्योग है, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, ये लौह उद्योग पर ही आधारित है। इसलिए लौह उद्योग क्या हो गया, आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्रीज हो गया। क्लियर। अब इसमें जो खनिज इस्तेमाल होता है लौह अयस्क तो है ही है, साथ ही साथ कोयला है, क्या, इसको गलाने के लिए मैग्नीज, ये मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा ये। इसी प्रकार से चूना पत्थर, वो लौह अयस्क में ही डाल देते हैं। चूना पत्थर के डालने से उसका निष्कर्षण जो है वो ब्लीचिंग ज्यादा होता है, यानी उसके पार्टिकल्स को बहुत अच्छे ढंग से हम अलग कर पाते हैं। इसी प्रकार से डोलोमाइट और क्रोमियम को डाल के भी उसको एक नया रूप देते हैं। तो स्टेनलेस स्टील उद्योग या इस्पात एवं लौह उद्योग में खनिज के रूप में इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, लौह अयस्क का, कोयले का, मैग्नीज का, चूना पत्थर का, डोलोमाइट का और क्रोमियम का। अब ये सेक्शंस जो है आपका केमिस्ट्री का हो गया कि किसके मिक्सिंग से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे तब पढ़ेंगे, इसमें उसको पढ़ा देने से विषयांतर हो जाएगा। लौह अयस्क के मामले में अगर देखा जाए, उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, एक होता है संचित भंडार के मामले में। तो संचित भंडार के आंकड़े दूसरे होंगे, उसमें हो सकता है कि भारत प्रथम स्थान पे हो, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है उस पे भारत तीसरे स्थान पे। प्रथम स्थान पे कौन है, तो चीन है, और दूसरे स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। भारत का स्थान क्या है, तो तीसरा है। क्लियर। अब देखिए कि अभी अभी हमने आपको बताया कि लौह एवं इस्पात उद्योग तो प्राचीन काल से थे, लेकिन लघु उद्योग के रूप में थे। वृहद उद्योग 19वीं शताब्दी की देन है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पे जो लौह इस्पात उद्योग में वृहद उद्योग का स्थापना हुआ वो 19वीं शताब्दी की देन है। भारत भी विश्व का एक अंग था, यह उपनिवेश का एक अंग था। ब्रिटेन में सबसे पहले जो है वो
लौह इस्पात उद्योग बृहद पैमाने पे बने, तो उसका असर भारत में ही पड़ना स्वाभाविक था। उसमें आरंभिक जो प्रयास हुआ भारत में, जो बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता है, वो निजी क्षेत्र में हुआ। 1830 में सबसे पहले पोर्टो नोवो में, जो तमिलनाडु में है, वहां प्रथम प्रयास किया गया लोहा एवं इस्पात उद्योग लगाने का। तो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, ऐसा नहीं कि हमारे इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित कर पाया। दूसरा, कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ, बंगाल लौह एवं इस्पात उद्योग के रूप में। ये भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। बाद में इस उद्योग को सरकार ने ले लिया और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको इसको बोलते हैं, इसका नाम वर्तमान समय में इसको हो गया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। वास्तविक रूप से भारत में लौह इस्पात उद्योग की जो बुनियाद पड़ी वो 1907 ईस्वी में पड़ी। जमशेदजी नौशेरवा जी टाटा एक पारसी व्यक्ति थे। तो आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में बैलाडीला एक जगह है। एनसीईआरटी के बुक में ये बात आपको, ये कहानी लिखी हुई होगी, शायद आपको याद होगा, पढ़े होंगे कि वास्तव में जमशेदजी नौशेरवा जी टाटा जो थे वो घूम रहे थे भारत में कोई उद्योग लगाने के लिए इस प्रकार का। तो बैलाडीला में गए तो वहां जो जनजाति थी, जो ट्राइब्स थी, वो प्राचीन काल से ही लोहा का शोधन करती थी और बहुत उच्च कोटि का वहां लोहा पाया जाता था। तो उससे वो लोग काफी प्रभावित हुए और वहीं जो है वो अपना प्लांट लगाने की कोशिश किया। लेकिन लौह इस्पात प्लांट लगाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कच्चा माल तो अपनी जगह पर है, कोयला भी प्रचुर मात्रा में चाहिए, पानी भी प्रचुर मात्रा में चाहिए, साथ ही साथ यातायात के भी साधन हों, इसके अलावा सस्ते मजदूर भी मिले। तो सारे संसाधन उस समय उनके पुत्र को वहां दिखाई नहीं पड़ा। तो वो खोजते खोजते सिंहभूम के एक जगह पर पहुंचे जो साक्षी था, उस समय एक गांव था। तो साक्षी गांव में भी वही काम वहां के लोग जो है जनजातीय लोग या ठठेरे लोग किया करते थे। जब साक्षी का इन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि यहाँ के निकट में झरिया में कोयला भी है, प्लस स्वर्ण रेखा नदी है जिससे हमको जल भी मिल जाएगा, प्लस यहाँ सस्ते मजदूर भी मिल जाएंगे, प्लस यहाँ से यातायात के साधन जो है ज्यादा सुलभ है बनिस्बत बैलाडीला के। इस कारण से जमशेदजी नौशेरवा जी टाटा ने जो है 1907 में साक्षी, जो वर्तमान समय में जमशेदपुर का एक बहुत पॉश एरिया है, बाजार है, यहीं पर कारखाना भी है, लेकिन जिस समय ये लगा था उस समय जमशेदपुर कोई शहर नहीं हुआ करता था। अगर उसका कोई पॉइंट था जिससे वो उद्भित हुआ तो वो साक्षी गांव था। इसलिए साक्षी आज भी वहां का हार्ट ऑफ द सिटी है, यहीं से सारे जगह रास्ते जाते हैं। तो वहीं पर वो कारखाना स्थापित किया और ये कारखाना 1913 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ। कब? 1913 में पूरा कंप्लीट हो गया, यानी उत्पादन करना शुरू किया। 7 से लगना शुरू हुआ, थोड़े पैमाने पे उत्पादन होता हुआ, लेकिन एक बाज़ाब्ता तौर पे एक कारखाना का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप 1913 में बनकर के तैयार हुआ। इसलिए क्वेश्चन जो आता है उसमें हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि 7 या 13। तो 7 में संगे बुनियाद डाली गई थी, यानी उसका शिलान्यास किया गया था, और बाज़ाब्ते तौर पे उत्पादन की प्रक्रिया जो है 13 से शुरू हुई। और इसी को हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का जो शुरुआत होता है वो इसी से होता है, टिस्को से होता है। बात समझ में आई? इसके पहले वाले दो, यानी 1830 में पोर्टो नोवो या 1874 में कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में है, इसको प्रायोगिक आप मान सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल। ऐसा नहीं कि एकदम फुल फ्लेज में कारखाना आ गया, इससे बहुत सारे आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी और भारत जो है लौह इस्पात के आधारभूत क्षेत्र में जो है संपन्न हो गया। हम नहीं कह सकते हैं। हम कब कह सकते हैं
कि जब टाटा आयरन स्टील कंपनी स्टैब्लिश्ड हो गया तब हम कह सकते हैं कि भारत में वृहद उद्योग स्थापित हो गया लौह इस्पात का। भारत की बहुत सारी जरूरतें जो लोहे की थी अब यही से लोकल स्तर पर पूर्ति होने लगी। अब देखिए 1923 में ये जो पहला था वो सार्वजनिक क्षेत्र का था, यानी सरकार ने लगाया। अभी तक जितने प्रयास थे वो क्या थे, निजी थे। बात समझ में आ रही है? हालांकि इसको भी बाद में सरकार ने ले लिया, लेकिन जिस समय का बात पढ़ रहे हैं उस समय ये निजी था। और स्वतंत्रता से पूर्व पहला जो बना वो भद्रावती कर्नाटक में बना। इसका नामकरण जो था शुरू में मैसूर आयरन स्टील कंपनी था, लेकिन बाद में चल करके एक बहुत बड़े इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया जो वहीं के थे, उन्हीं के नाम पर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी नाम परिवर्तित कर दिया गया। और इसकी विशेषता यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वो प्रथम कारखाना है। अब उसके बाद 1937 में बरनपुर पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना बना। तो जब बना तो ये दोनों यानी कुल्टी और बरनपुर ये दोनों क्या हो गया, एक हो गया, और दोनों को इसको कहते हैं अभी, और दोनों सार्वजनिक क्षेत्र का है। ठीक है, ये तो वो कारखाने थे जो आजादी से पहले स्थापित हुए। अब देश जब आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र भारत की सरकार ने, जैसा कि अभी भी मैंने आपको कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब आया तो उद्योग को महत्व दिया जाने लगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये जो 3 कारखाना आप देख रहे हैं, सॉरी, यहां से लेके यहां तक, ये सब के सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। चूंकि सेकंड 5 ईयर प्लान का जो उद्देश्य था वो वृहद उद्योग की स्थापना, और ये वृहद उद्योग इसी सेकंड 5 ईयर प्लान में बने। अब देखिए, भारत उस समय तकनीक के मामले में उतना विकसित नहीं हो पाया, इसलिए ये अनिवार्य था कि दूसरे देशों की सहायता ले, तभी वो लगा सकता था। तकनीक की भी का भी अभाव था और पूंजी का भी अभाव था, दोनों। तो इन दोनों की पूर्ति के लिए उस समय की सरकार ने विदेशों से संपर्क स्थापित किया। तो 3 देशों से अलग अलग समझौते हुए और अलग अलग जगहों पे कारखाने स्थापित किए, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे रावल किला जो उड़ीसा में है, ये सब 55 में बना है, लेकिन ये जर्मनी के सहयोग से बना है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद दुर्गा भिलाई छत्तीसगढ़ में भी बना 55 में, और ये रूस के सहयोग से बना। रूस का अर्थ ये हुआ कि उस समय उसको सोवियत संघ कहा जाता था। अभी आपको लिखना होगा तो पूर्व सोवियत संघ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड होगा कि किसके सहयोग से, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। तीसरा कारखाना दुर्गापुर में लगा, ये ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, और चौथा जो कारखाना लगा वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगना शुरू हुआ था, और कंप्लीट हुआ था ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 78 में। 64 में लगना शुरू हुआ और जाकर करके 78 में जाकर के फुल फ्लेज में बनकर करके तैयार हुआ। और ये किससे, तो पूर्व सोवियत संघ या रूस के सहयोग से। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इसको गलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भद्रावती या विश्वेश्वरैया जो स्टील प्लांट है उसके साथ कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं कि एकमात्र ऐसा है जहां जो इस्टेब्लिश्ड इसलिए किया गया है, यहां पर भद्रावती विश्वेश्वरैया, जहां पर विशाखापट्टनम बंदरगाह देखे होंगे, तो ये पत्तन उद्योग है, ये यानी पोर्ट इंडस्ट्री है। अर्थात कि यहां पर लॉ कोयला नहीं पाया जाता है। बैलाडीला से या कुद्रेमुख से ईरान और जापान को यहां से लॉ निर्यात किया जाता है। तो यहां पर लॉ निर्यात करने के लिए कुद्रेमुख से और बैलाडीला से लाया जाता है लॉ।
तो लौह अयस्क एक प्रकार से वहां पर स्थानीय रूप से उपलब्ध हो गया, तो उससे उत्प्रेरित होकर करके वहां पर लौह अयस्क के कारखाने विश्वेश्वरैया के रूप में स्टैब्लिश किए गए थे। बात समझ में आई? अब लोहा तो वहां पर मिल गया लेकिन कोयला नहीं था, तो वहां पर जो जंगल है बड़ी सख्त लकड़ियां होती हैं, तो एकमात्र ऐसा लौह एवं इस्पात उद्योग है कि जहां लोहे से नहीं कोयले से नहीं लौह अयस्क को गलाया जाता है, बल्कि वनों की लकड़ियों से लौह अयस्क को गनाया जाता है। और ये पोत कारखाना है, और कोयला भी आता है तो कोयला भारत से नहीं आता बल्कि कहां से आता है? ऑस्ट्रेलिया से। और ये भारत का एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके द्वारा निर्मित जो लोहा है वो मान्यता प्राप्त है, विदेश इसको खरीदती है और इस्तेमाल करती है। तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो लौह एवं इस्पात उद्योग है उसमें इतनी सब बातें आपको हमेशा याद रखनी है। ऑब्जेक्टिवली भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आता है इस पर, तो ये सब डेटा तो आप लिखेंगे ही, प्लस इस उद्योग से जुड़ी हुई समस्या पर प्रश्न आता है कि आखिर इस उद्योग को कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो जो बुक हमने प्रेस्क्राइब किया है तो उसमें समस्या आधारित चीजें दी गई हैं। तो आप होमवर्क जब बनाएंगे तो ये दोनों चीजों को मिक्स करके बनाएंगे तो मेंस की भी तैयारी आपको हो जाएगी। सवाल आएगा कि भारत में वर्तमान लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थिति और समस्याओं पर विचार कीजिए। तो ऐसा प्रश्न बार बार इस संबंध में कोई भी सरकारी नीति अगर लागू होगी तो आपको करंट में जो भी मैगजीन आप पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? जब भी कोई सरकारी नीति किसी भी उद्योग के क्षेत्र में अगर लिया गया उस साल और उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो क्वेश्चंस पूछेगा और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछेगा। तो हम लोग के इस क्लास का मूलभूत उद्देश्य ये है कि किसी भी टॉपिक का एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर लेना, तथ्यों को याद कर लेना। अब समसामयिक रूप से उस परिवेश में, उस उद्योग के परिवेश में कोई भी सरकार निर्णय लेती है, कोई भी सुधार करती है, तो वो एक प्रश्न बन जाता है और इन सभी तथ्यों को मिला करके उसका आंसर दिया जा सकता है। तो ये दायित्व आप पर है कि आप परीक्षा जब देंगे तो उस समय इस उद्योग के परिवेश में कोई नीति अगर सरकार ने अपनाई हो तो उसका आप अध्ययन करके ही इसको उसमें शामिल करेंगे। क्लियर? अब देखिए अगला जो उद्योग है सीमेंट उद्योग। इस उद्योग के बारे में भी अगर कहा जाए तो ये पूरी तरीके से एक आधुनिक और उन्नत उद्योग है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व के कालों में जो सीमेंट के रूप में जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता था वो वर्तमान सीमेंट से पूरी तरीके से भिन्न था। पहले भी ईंटों को या पत्थरों को जोड़ने के लिए जितने आप मध्यकाल के खास तौर से प्राचीन काल की जितने भी मंदिर बने हुए हैं या कोई भी स्थापत्य है तो उसमें तकनीक के माध्यम से पत्थरों को जोड़ा जाता था। जैसे यही गया में आप देख लीजिए तो विष्णुपद का मंदिर बना हुआ है, तो ये दो पत्थर सीमेंट से नहीं जुटे हुए हैं, बल्कि एक पत्थर में जो है छेद किया गया है और दूसरे पत्थर में नोक निकाला गया है और दूसरे पत्थर के नोक को उस छेद में डाल दिया गया है। इसलिए वो एक संरचना के रूप में और अटूट संरचना के रूप में आपको मंदिर दिखाई पड़ती है। तो प्राचीन भवन के जितने भी हैं वो सब इसी कैटेगरीज के आपको मिलेंगे। हाँ, मध्यकाल में गच्ची कारी, प्लास्टर ये सब इस्तेमाल हुआ, तो वो चूना पत्थर से ही बनता था, लेकिन उसमें बनाने की तकनीक कुछ दूसरी थी और वो दूसरे तरीके से बनाया जाता था। लेकिन आज जिस चीज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सीमेंट का, वो तकनीक पूरी तरीके से अलग है। इसीलिए ये पूर्णतः आधुनिक उद्योग है और उन्नत उद्योग है। यानी पूर्व के चीजों का हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, अब सीमेंट का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूर्णतः एक आधुनिक और उन्नत उद्योग है। ये इसकी प्रकृति है और साथ ही साथ आधारभूत भी है, बेसिक भी है, क्योंकि इसी पर फिर दूसरे इंडस्ट्री टिके हुए हैं। जैसे मकान बनाना तो बिना सीमेंट के आपको नहीं बनेगा, या कोई भी
चीजों का स्थापना करना है, प्लेटफॉर्म का भी या रोड ही बनाना है आपको जिस पर गाड़ियां चलेंगी, तो ये सब के सब सीमेंट से बनता है, बिना उसके आप नहीं बना सकते। हालांकि पीच की भी सड़कें होती हैं, लेकिन आजकल सीमेंट की सड़कें जो है ज्यादा भारवाही मानी जाती है, इसलिए ये पूरा का पूरा एक उन्नत उद्योग के रूप में है। अब देखिए भारत में इसमें खनिज क्या क्या, तो दो खनिज है, एक चूना पत्थर और दूसरा कोयला। ये दोनों को मिक्सिंग करके जो है बनाया जाता है। ये भारवाही उद्योग है। भारवाही उद्योग इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसका कच्चा माल 2 टन आपको अगर होगा, 2.2 टन, जिसमें 50-50, आधा टन चूना पत्थर आधा टन कोयला, तो आपको 1 ही टन सीमेंट बन पाएगा, यानी आधा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसको भारवाही बोलते हैं। और आमतौर पे जहां पर ये पाया जाता है चूना पत्थर, वो वहीं पर इसका निर्माण भी किया जाता है, क्योंकि ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्च आएगा। तो जिस जगह पर चूना पत्थर पाया जा रहा है या निकट में लोहा को कोयला पाया जा रहा है, उसी जगहों पे हम लोग सीमेंट का कारखाना लगते हुए पाते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ आपको कि मुख्य रूप से चूना पत्थर और कोयले से शुरुआत हुई इसका बनना। लेकिन वर्तमान समय में 3 और सोर्स है जिसके माध्यम से सीमेंट बन रहा है। उसमें एक है कवच। कवच क्या है? समुद्री जीव जो होते हैं ना, तो अपना कवच जो छोड़ देते हैं और बहुत सारे समुद्र के किनारे पड़े रहते, उसको एकत्र करके, उसको चूर कर करके उस समुद्री कवच से भी सीमेंट बनाया जाता है। तो इसके जो कारखाने वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। द्वारका यानी गुजरात में है, तिरुवनंतपुरम यानी केरल में है, और एक चेन्नई यानी तमिलनाडु में। द्वारका और तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, ये सब जितने हैं, ये सब के सब कैसे हैं? तो जहां समुद्री कवच से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। बात समझ में आई? तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि दे देगा कि निम्न में से कौन है जहां समुद्री कवच से नहीं निर्माण किया जाता है। तो द्वारका, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और एक और ऐसा जगह का नाम लिख देगा जहां समुद्री कवच से नहीं बनता है। तो आप अभी याद करते हुए चलिए इसको। इसी तरीके से स्लज, ये तो हुआ कवच। स्लज का मतलब क्या होता है? स्लज का मतलब होता है कि जहां रासायनिक उर्वरक बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, तो उसका भी अवशिष्ट निकलता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर के जो अवशिष्ट होते हैं उसी को हम लोग स्लज बोलते हैं, और इससे भी सीमेंट बन जाता है। तो इससे जो सीमेंट बनता है वो सिंदरी झारखंड में बनता है। सिंदरी में सबसे बड़ा कारखाना है फर्टिलाइजर्स का। इसी प्रकार से तलचर उड़ीसा में कारखाना फर्टिलाइजर का, तो वहीं सीमेंट का भी कारखाना एस्टेब्लिश कर दिया गया। बात समझ में आई? तीसरा रूप जो नया उभर करके सामने आया है वो स्लैग कहलाता है। क्या? स्लैग। तो लौ इस्पात से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, उसको स्लैग बोलते हैं। और उस स्लैग का भी सीमेंट का रूप में, तो जहां जहां आप देखिए कि स्टील फैक्ट्री है, सभी जगह सीमेंट फैक्ट्री है, क्योंकि स्लैग से बन रहा है। जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, रावलकिला उड़ीसा में, भद्रावती कर्नाटक में। अब इसके साथ जो है कि हमारे देश में जो उत्पादन का मामला है, उसमें सबसे पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है, और तीसरे स्थान पे गुजरात आता है। विश्व में अगर स्थान देखें तो भारत का दूसरा है। वैश्विक स्तर पर पहला स्थान किसका है? चीन का है। तो उद्योग के क्षेत्र में इतनी सारी बातें जो आपको बताई गई, वो वस्तुनिष्ठ हिसाब से ही काफी महत्वपूर्ण है। इसको विषयनिष्ठ अगर आपको बनाना होगा तो कंटेम्प्रेरी कोई भी टॉपिक अगर सरकार के द्वारा या कोई भी नीति सरकार के द्वारा भी अपनाई जाती है, तो आप उसको जोड़ करके मेंस के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।